चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर में भी हम बिल्कुल हल्का सा जो इम्पोर्टेंट है वही लेके चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टर्म लेंगे वर्क, कि वर्क क्या होता है। तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाने की वजह से जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है, अगर वो मोशन में आता है या उसने कोई डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से अगर वो यहाँ तक मूव करा, उसने क्या करी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो फोर्स की वजह से जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में जो मोशन आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वर्क। ठीक है, अब वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसको यहाँ से रस्सी बांधी और इसे हमने खींचना शुरू किया, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसने क्या काम किया, एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो अगर इसका हम वर्क निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंपल सा, एफ एस कोस थीटा। तो वर्क का एक फॉर्मूला आप याद रखो, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। थीटा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, थीटा इज अ एंगल बिटवीन एफ एंड एस, जो फोर्स लग रही है उसके बीच में और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, वो थीटा होता है। ठीक है, अब हम बात करें एस को, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसकी एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं कि फोर्स की जो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। ओके, और वर्क जो है मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाली यूनिट में कि वर्क जैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज मैंने वहां पे बता दिए, तो वर्क हमारे पास क्या होती है, वर्क होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलते हैं। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर उन दोनों के बीच में, देखो ये इस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है और जो फोर्स लग रही है उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा आपके पास 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है, तो अब वर्क डन कितना होगा, अब वर्क डन हो जाएगा इस केस में जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना आप। सेकंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है तो उस टाइम वर्क क्या हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगी तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने लिखवाया अभी आपको, W क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जीरो तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर सेकंड केस हम देखते हैं, वर्क क्या होता है, हमने बोला एफ इंटू एस। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, एस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अगर वो जीरो हो जाएगा तो जीरो को किसी भी क्वांटिटी को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो होल जीरो आता है, तो यहाँ पे भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, वो हमारे पास है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बोलते हैं हम कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम एनर्जी पढ़ेंगे, मैंने बोला वही इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, एनर्जी पढ़ते सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे टोटल एनर्जी फिर। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई बॉडी मोशन में हो, अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उसकी वजह से क्या मिलती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी किससे आए, मोशन से आए, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ओके, m यहाँ पे क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी ले लो, या आप क्या कह दो, स्पीड ले लो। ठीक है, अब यूनिट लेके चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट भी हमारे पास जूल होती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है अर्ज। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क भी क्या था, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई, जैसे मान लो हम बोल सकते हैं इसमें कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं शेप या साइज, उसकी वजह से जो एनर्जी, उनके दौरान जो एनर्जी होती है वो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
ठीक है। तो जैसे अभी क्या था, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, हम बोल सकते हैं ये एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू पोजीशन, शेप और साइज की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से जो एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है, ठीक है, तो अगर अर्थ से इतनी हाइट पे, h हाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर वो रेस्ट पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास हाइट की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक यहाँ पे एनर्जी इसकी जीरो रहेगी। अगर यहाँ पे अगर ये हाइट पे भी है और साथ में मोशन में भी है, तब दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होता है तो हाइट तो यहाँ पे क्या है इसकी, जीरो हो जाएगी, तो इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर ये मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास फिर भी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम शेप की, कि हम शेप की वजह से, जैसे काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से भी होती है, शेप की वजह से भी होती है। कैसे, अगर हमने बैलून लिया, ठीक है, बैलून का क्या किया हमने, बैलून में एयर भरी हमने वहां पे, तो उसके अंदर जो हम जो हवा भर रही है उसके अंदर जो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके फॉर्म में हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रही है। आप इतना ही ध्यान रखो बस, ज्यादा नहीं है क्योंकि पेपर पास आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यही होती है। अब साइज की बात करें हम, तो जैसे कि हमने स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, हमने क्या किया उसकी देखो ये आपके पास स्प्रिंग है, आपने इसको खींचा तो क्या हुआ इसका, तो आप देख रहे हो कि रिंग के अंदर जैसे ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं इसका साइज भी अगर खींच लो तो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो आप। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, mgh, ठीक है। m क्या है यहाँ पे, m है मास, g क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h आपके पास क्या है, हाइट, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो जूल होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या किसके बराबर होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होता है कि हमेशा जो आपके पास एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि एनर्जी जो होती है हमेशा कंजर्व होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो हमने लिखवाया था आपको, कि वर्क तो कंप्लीट हो गया, एनर्जी भी कंप्लीट हो गया। अब जो हम करवा रहे हैं वो है पावर, कि आप में ताकत कितनी है, ठीक है। कि आप अभी जैसे अभी आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फटाफट फटाफट आप चैप्टर्स को कंप्लीट करो, हिम्मत दिखाओ, शक्ति है आपके अंदर, ठीक है, वही शक्ति हमारे अंदर है। चलो अभी शक्ति को पढ़ लेते हैं कि शक्ति क्या है। तो पावर क्या होती है, ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क वो क्या कहलाती है, वो पावर कहलाती है। कार्य करने की रेट, दर, वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, ठीक है। पावर क्या होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर का फॉर्मूला, P = W/T, ठीक है ना। और पावर जो होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है वॉट, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है, ओके। तो आपके पास अभी जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसमें जितना भी जो था मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, आपको ध्यान रखनी है सब चीज़ें। और ये अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही हल्की, बहुत ही क्या कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, हमें बहुत ही कम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये वहां से हटता नहीं है, ये अपनी जिस पोजीशन पे है रेस्ट में रहेगा यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों होता है, कि क्या होता है कि जब आप इसको खींच रहे होते हो और बहुत ही कम फोर्स के साथ, तो क्या होता है, जो ये सरफेस होती है ये भी क्या कर रही होती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। हम इसको इधर खींच रहे हैं, जो सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो किस में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। और जो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो ये फोर्स लगती है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है, क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा लगता कहाँ पे है, ये लगता है हमेशा यहाँ पे रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे,
ठीक है। और फ्रिक्शन को हम कहेंगे कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। क्या एक अपोजिंग फोर्स होती है, फ्रिक्शन होती क्या अपोजिंग फोर्स होती है और हमेशा रफ सरफेस पे लगती है। और तीसरा हम क्या कहेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, वर्क डन जो है क्या करे, पाथ पे डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन पाथ। ओके, तो वो क्या कहलाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होगा, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अंदर जो वर्क डन, जो भी काम हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, पाथ पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखो फ्रिक्शन जो होता है ना वो गुड भी होती है, मतलब अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी अच्छी बातें करें कि फ्रिक्शन गुड किस केसेस में होता है, जैसे कि मान लो वॉक करते, जब हम चलते हैं तो वो भी उसके दौरान भी क्या होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम चल रहे हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड है, तो हम क्या करते हैं, उसको पुश कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पीछे की तरफ, ठीक है, हम चल रहे होते हैं तो ग्राउंड क्या करे, पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ग्राउंड भी क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, अपोजिट फोर्स को क्या करेगी, वो आगे की तरफ पुश करेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन लग रहा होता है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता है। जब आप साइकिलिंग करते हो उसके दौरान भी क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, उसमें भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब जब हम लिख रहे होते हैं, अब जब मैं यहाँ पे यूँ लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसके दौरान भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और अगर एक और एग्जाम्पल ले तो फायर। तो इस तरीके से आप 3 एग्जाम्पल इसका याद रखो। ये क्या है, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन एज अ गुड की तरह, अच्छे की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है अच्छा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई किसी चीज़ को हम खींचते हैं और किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो पुलिंग जो होता है, किसी चीज़ को खींचना, वो ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू किसी चीज़ को पुश करना। ओके, ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखो। मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। पॉइंट याद रखना, क्योंकि पेपर है परसों। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। बहुत छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, हम उसको करते हैं म्यू से। ओके, देखो जितनी सरफेस रफ होगी, ठीक है, जितनी सरफेस रफ होगी उतना ही उसकी म्यू जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ओके, और जितनी सरफेस रफ नहीं होगी, मतलब कम रफ होगी, अगर सरफेस मोर रफ होगी तो म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेस रफ होगी, खुरदरी होगी, तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अगर फ्रिक्शन लेस है, कोई सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, कोई इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई इस पे घर्षण नहीं लग रहा है, तो उसके दौरान उसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अब म्यू किसके बराबर होता है, म्यू तो हम बोल सकते हैं tan थीटा। ठीक है, आप लिख लो इसको, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ अपोज। क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, सॉरी रिपोज। ठीक है, क्या होता है, रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। फ्रिक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हमारे पास यहाँ पे होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन जब क्या हो, रेस्ट में हो, फ्रिक्शन इन रेस्ट, तो वो क्या कहलाता है, अगर कोई चीज रेस्ट में है और उसमें फ्रिक्शन हो तो वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये जब फ्रिक्शन इन मोशन, जब कोई चीज मोशन में हो उसके दौरान जो फ्रिक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये भी 2 तरीके का होता है, एक हम बोलेंगे इसमें रोलिंग और इसके अंदर एक पढ़ेंगे हम स्लाइडिंग। ठीक है, रोलिंग मतलब रोल करना, लुढ़कना। जब जैसे मान लो कोई चीज़ रोल करी, जैसे आप ये देखते हो गाड़ी का जो टायर होता है वो भी क्या करता है, रोल करता है, जब चलता है तो क्या होता है, रोल करता है। ठीक है, तो उसके दौरान भी क्या होता है, जो फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्यों, जब ये रोल कर रहा होता है तो ये क्या कर रहा है, सरफेस को प्रेस कर रहा होता है, ये पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सरफेस है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही वो करेगी फिर किस में, जब ये पीछे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये किस में करेगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगी। और जो ये फोर्स लग रही है कौन सी होगी, ये अपोजिंग फोर्स होगी। इसकी अगर कंपेयर में बात करते हैं तो ये अपोजिंग फोर्स होगी और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो जब भी रोलिंग का केस होता है तो याद रखना फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। स्लाइडिंग की बात करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है।
किस में लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट्स और बचे हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लें। जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, एफ एल, इसको हम डिनोट करेंगे एफ एल से, और वो किसके बराबर होता है, म्यू एन। ठीक है, ये म्यू क्या है, वही जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम बात कर रहे हैं ये म्यू है। ठीक है, और ये जो एन है हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये कि हमारे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले को और खोल लें, म्यू, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स को लिख लो आप एम जी। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक फॉर्मूला आपको मिल गया है। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास ये वैल्यूज गिवन हो तो म्यू पूछ सकते हैं, म्यू देख के आपसे ये वैल्यू पूछ सकते हैं। तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना, कोफिशिएंट अगर हम देखते हैं कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का देखते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। अगर हम बात करते हैं तो उससे हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रखिए कि जो हमने पढ़ा था भी स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों पढ़े थे, दोनों फ्रिक्शंस। उन फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा लगता है। स्लाइडिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लगता है अगर एज कम्पेयर टू रोलिंग के। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और मैंने बता दिया फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और अभी हम इसमें बात कर रहे हैं एक और चीज़ के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। और तो ये चैप्टर बस इतना ही है, इसमें इतना सा याद रखो। और आप पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो आप लगा के देख लो, क्योंकि टाइम नहीं है तो फिर मैं ज़्यादा नहीं करा रही हूँ। मैंने जितना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है मैंने सारा बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले याद रखो, अप्लाई आप क्वेश्चन में ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।